एवरीवन, दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अक्टूबर 2024 से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों अक्टूबर 2024 में जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे, चाहे वो नेशनल न्यूज़ हो, वो चाहे इंटरनेशनल हो, वो चाहे बिहार स्पेशल के लिए हो। तो ये सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर करने में करेंगे। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आप BPSC 71 की प्रिपरेशन कर रहे हो या बिहार CGL या बिहार SSC या किसी भी बिहार स्पेशल एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो इन सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला ये टॉपिक। दोस्तों यदि आप BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितने सारे जो क्वेश्चंस जो वेटेज है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो BPSC में कितने में पूछा जाता है। जब आप देखिएगा दोस्तों 17वीं जो BPSC हुई थी उसमें 35 क्वेश्चन पूछा गया था, 35 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से पूछा गया था। 79 BPSC से 30 क्वेश्चन पूछा गया था, 68 BPSC से 30 क्वेश्चन पूछा गया था, 67 BPSC में 27 पूछा गया था। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है कैसे मतलब आ रहा है, यानी ऑन एवरेज आप देखिएगा साथियों तो लगभग 30 क्वेश्चन पूछ रहा है। बताइए 150 में से 150 क्वेश्चन जो दोस्तों 150 में से 30 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से बन रहा है, यानी कि जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों मैंने इसके लिए सीरीज स्टार्ट किया है अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स इस सीरीज के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। दोस्तों इसके लिए इसका जो लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। और साथियों यदि जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसका आपको चाहिए PDF तो उस PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पंकज इन्फोटेप पे अवेलेबल है, तो वहां से जा करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। हाल ही के वर्षों में 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया है और यह कंपनी भारतीय विमानन एवं रक्षा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी रही है। कौन दोस्तों? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देश के सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का जो निर्माण है वो वाराणसी में दोस्तों ये गंगा नदी पर किया जाएगा। ठीक है, सबसे बड़े लंबे सबसे चौड़े सड़क पुल का निर्माण जो दोस्तों ये वाराणसी में गंगा नदी पर किया जा रहा है। इस पुल पर रेलवे की 4 लाइन, देखिए बहुत चौड़ा है तो क्या क्या इसमें दिखाएगा, 4 लाइन जो है वो रेलवे का है और जो 6 लाइन जो है सड़क की बनाई गई है। क्योंकि दोस्तों सबसे चौड़ा पुल है जिसमें कुल 10 लाइन हो गया ना, 4 लाइन हो गया रेलवे का और 6 लाइन हो गया ये सड़क का हो गया है। इसका निर्माण वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के तहत किया जा रहा है। इस पुल का जो निर्माण है वो कैसे किया जा रहा है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के तहत से इसका निर्माण किया जा रहा है। अनुसूचित जाति आरक्षण में वर्गीकरण करने वाला देश का पहला जो राज्य है दोस्तों कौन बन गया? हरियाणा बन गया है। ठीक है, अनुसूचित जाति में आरक्षण में वर्गीकरण करने वाला देश का पहला जो राज्य बन गया है वो कौन सा बन गया है? तो ये आपका बन गया है हरियाणा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गिटहब की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में जनरेटिव AI अपनाने में दूसरा पायदान पे रहा है। जो भारत की जो रैंकिंग हुई है ये दूसरी रैंकिंग रही है। जो जनरेटिव AI है, चैट जो जैसे AI यूज़ करते हैं दोस्तों तो उसी की बात किया जा रहा है। जो AI यूज़ करने वाले के मामले में जो है भारत दूसरे स्थान पे है। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश की वाराणसी में स्थापित की गई है। देश का पहला साहित्य जो है दोस्तों, पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय वो कहाँ पे बनाया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनाया गया है। याद रखिएगा, देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ बनाया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। यहाँ पर हिंदी के विख्यात साहित्यकारों की रचना, तस्वीरों एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संजोया जाएगा। नेपाल तिब्बत सीमा पर माउंट जो के शिखर पर पहुंचने वाली उत्तराखंड की शीतल राज पहली भारतीय महिला है। चोटी कौन सा है दोस्तों? तो ये है माउंट चो जो है नेपाल और तिब्बत की सीमा पे है। तो इस पे चढ़ने वाली पहली महिला उत्तराखंड की है और इसका नाम है शीतला राज। ठीक है, और ये पहली भारतीय महिला है ऐसा करने वाली। और यह शिखर जो है दुनिया के 6वां सबसे ऊंचा शिखर, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों है भारतीय गेहूं एवं जौ होगा, इसे ठीक कर लीजिएगा। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा
बिना छिलके जैसी जौ की नई किस्म की विकसित की गई है। किसके द्वारा? याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा बिना छिलके वाली जौ की नई किस्म की विकसित की गई है और इसका नाम जो है 223Z इसका नाम रखा गया है। ठीक है, 223Z इसका नाम रखा गया है, 223Z इसका नाम है, ये ध्यान रखिएगा, नई किस्म की जौ है। लंदन के T4 एजुकेशन ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 का जो विजेता किसको घोषित किया है? तो दिल्ली रतलाम मदुरई के एक स्कूल को घोषित किया है। और यह स्कूल दोस्तों क्या नाम है इसका? रयान इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली है और CM राइज स्कूल विनोबा है, रतलाम में है और काल्वी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मदुरई में है। तो ये सब ये है किसके द्वारा इसको अवार्ड दिया गया है? तो T4 एजुकेशन ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया। ठीक है, दिल्ली रतलाम मदुरई को ये जो स्कूल है इसको मिला है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर के 20 लाख कर दी है। ठीक है, केंद्र सरकार ने मुद्रा योजना के तहत लोन लेने की जो सीमा है 10 लाख से बढ़ाकर के 20 लाख कर दी है। और इसके बाद ये जो घोषणा हुई है, ये जो केंद्रीय बजट जो है दोस्तों 2024-25 की बजट में घोषणा की गई है। केंद्र सरकार द्वारा NTPC के सहयोग से दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन रेफ्लेक्टिंग स्टेशन लेह में स्थापित किया गया। सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन जो है वो लद्दाख लेह में स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रोकोमा को समाप्त कर दिया है और यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है। कौन सा डिजीज है दोस्तों? ट्रोकोमा जो है ट्रेकोमा। तो ट्रेकोमा से मुक्त भारत को घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया है और ऐसा रिकॉर्ड हासिल करने वाला भारत दक्षिणी पूर्व एशिया का तीसरा देश बन गया है। इसको ध्यान रखेंगे। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राम राजा की नगरी ओरछा, यानी जो मध्य प्रदेश में है, राम राजा की नगरी ओरछा मध्य प्रदेश में है, को शामिल करने की प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवना चित्र का अनावरण तिरुवनंतपुरम में किया गया है। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या है इसको समझ लीजिए बढ़िया से। जो पहली हवाई अड्डा स्वसंचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवना चित्रा का अनावरण तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे किया गया है। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य तेलंगाना बन गया है। पहला 2 राज्य कौन कौन है दोस्तों? बिहार है और आंध्र प्रदेश है और तीसरा राज्य तेलंगाना। याद रखिए, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला, जाति जनगणना करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो तेलंगाना। याद रखिएगा। अगला है साथियों, भारत के सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला पार्क सतर्क पार्क का उद्घाटन पुणे महाराष्ट्र में किया गया। याद रखिएगा, भारत के सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला पार्क सतर्क पार्क का उद्घाटन पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। राजस्थान के व्यावर में सूचना के अधिकार का संग्रहालय स्थापित किया गया। सूचना के अधिकार संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो सूचना के अधिकार संग्रहालय ये राजस्थान के व्यावर में किया गया है और यह स्थान RTI आंदोलन का जन्म स्थान है। जो सूचना का अधिकार संग्रहालय है जहाँ पे इसकी आधारशिला रखी गई है व्यावर, तो व्यावर में ये जो है ना RTI आंदोलन का ये जन्म स्थान रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट से साथियों,
2 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए स्वच्छ भारत मिशन अभियान के 10 वर्ष पूरा हो गए हैं। इसका मतलब ये स्टार्ट कब हुआ दोस्तों, तो ये 2 अक्टूबर 2014 को भारत स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और 2 अक्टूबर 2024 में इसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारत सरकार द्वारा देश में स्वच्छता और सफाई के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत अभियान योजना की शुरुआत की गई थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है, तो ये बिहार राज्य है। बिहार की बिहार शरीफ से इसकी जो डाक टिकट कवर जो है जारी की गई है। रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है, तो बिहार राज्य हो जाएगा, और बिहार का भी बिहार शरीफ हो जाएगा। कहाँ पर दुनिया के सबसे ऊंचा इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया है, तो लद्दाख ले। देखिए ज़्यादातर मामले में दोस्तों ना दुनिया का सबसे ऊंचा पर जब कोई भी चीज़ आएगा तो देखिएगा, अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप लद्दाख ले, अगर वो ऑप्शन में है तो उसी को आप टिक करेंगे, क्योंकि लद्दाख जो दोस्तों समुद्र लेवल से काफ़ी गुना ज़्यादा ऊंचाई पे ये स्थित है लद्दाख, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। पीछे भी हम लोग स्लाइड में पढ़े हैं, वहाँ पर लद्दाख आंसर था। यहाँ पर देख रहे हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का जो अनावरण कहाँ किया गया है, तो लद्दाख ले में किया गया, क्योंकि वो बहुत ऊंचे पर स्थित है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है। बिल्कुल आपको सही पता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, डीएसपी मोहम्मद सिराज का क्या जलवा रहा है अभी भारत और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट चल रहा था वो आप दोस्तों देख ही लिए होंगे। विजयदशमी के अवसर पर केरल राज्य में विधारंभ उत्सव मनाया गया। ठीक है, आप उसे इतने बात ध्यान रखिए, विधारंभ जो उत्सव कहाँ मनाया गया, तो केरल में मनाया गया। विधारंभ उत्सव केरल राज्य में मनाया गया। अगला पॉइंट देखिए साथियों, अगला पॉइंट है महाराष्ट्र राज्य में कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा रख दिया है। किसमें, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदल करके रतन टाटा रख दिया गया है। 2 अक्टूबर 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 79,156 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ झारखंड के हजारीबाग में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है। बस कहूँ दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ चलाया गया है, तो झारखंड में चलाया गया है। झारखंड में कहाँ चलाया गया है, तो झारखंड के हजारीबाग में चलाया है। किसके द्वारा चलाया गया है, तो भारतीय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया, ध्यान रखिएगा। इस अभियान का उद्देश्य समग्र और सतत विकास के लिए 17 भारतीय मंत्रालयों द्वारा 25 पहलों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका को बढ़ावा देना है। और यह अभियान लगभग 63,843 गाँवों को कवर करेगा। ये झारखंड राज्य के 63,843 गाँवों को कवर करेगा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान याद रखिएगा साथियों। अगला पॉइंट है, हाल ही में देसी गाय की नस्ल को घटती जनसंख्या को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य ने देसी गाय की नस्ल को राजमाता गौ माता का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। याद रखिएगा दोस्तों, गाय को राज्य माता गौ माता का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये महाराष्ट्र बन गया है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र जो है देश का पहला राज्य बन गया है जो गाय की नस्लों को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। मेटा और इंडिया एआई ने सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया है। कहाँ पे, आईआईटी जोधपुर। याद रखिएगा, सिंपल आपसे ये पूछा जाएगा कि मेटा और इंडियन एआई ने सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन का अनावरण कहाँ पे किया है, तो आईआईटी जोधपुर याद रखेंगे। ठीक है, आईआईटी जोधपुर याद रखिएगा। शक्तिकांत दास को अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है शक्तिकांत दास को, जो पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं दोस्तों, याद रखेंगे। वर्तमान में कौन है, याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन से दोस्तों अंतरराष्ट्रीय से। अभी जो था दोस्तों नेशनल लेवल का जितने सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, फैक्ट्स एंड फिगर था, वो कवर हो गया है। इतनी चीज़ को आप बार बार रिपीट कीजिएगा। देखिए
बहुत जगह जाने से बेहतर है एक ही जगह बैठ के पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा दोस्तों। थोड़ा यहाँ गड्ढा खोजेंगे, थोड़ा वहाँ गड्ढा खोदेंगे ना, तो कहीं ठीक से नहीं गड्ढा खोद पाए, पानी नहीं निकल पाएगा। लेकिन एक जगह आप गड्ढा खोदोगे तो जरूर न जरूर वहाँ से पानी निकल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हम लोग देख लेते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण है अक्टूबर माह 2024 के लिए। हाल ही में अभिनेत्री सयामी खेर बर्लिन में आयोजित ट्रायथलॉन को पूरा करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी है। क्या है दोस्तों? सयामी खेर, जो कि जर्मनी बर्लिन में जाकर के आयोजित ट्रायथलॉन को पूरा करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बन गई। याद रखिएगा, सयामी खेर अभिनेत्री का नाम है। अक्टूबर 2024 में भारत को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच पर एसोसिएट मेंबर बनाया गया है। कहाँ पे? अक्टूबर 2024 में भारत को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच पर पहली बार एसोसिएट मेंबर बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक उपकरण नियामक मंच वर्ष 2011 में स्थापित किया गया एक वैश्विक चिकित्सकीय उपकरण नियामक समूह है। और इसका सदस्य देश कौन कौन है? तो इसका सदस्य देश अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, जापान, ब्रिटेन, ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिणी कोरिया, सिंगापुर और कनाडा है। तो ये जो देश है इसकी जो है अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच का हिस्सा है, सदस्य है, मेंबर है। अगला पॉइंट देखिएगा साथियों, अंतर संसदीय संघ IPU का आयोजन जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसकी हेड क्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो यहाँ पे किया गया। और यह इसका 149वां संस्करण है। इसका संस्करण कौन सा है? तो अंतर संसदीय संघ का 149वां संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा नामक जगह पे हुआ। भारत से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी इसमें उपस्थित हुए थे, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसकी थीम क्या थी? कई बार थीम पूछ लिए जाते हैं। तो इसकी थीम है अधिक शांतिपूर्ण एवं टिकाऊ भविष्य हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार का उपयोग करना। ये इसकी थीम है। क्या है थीम? अधिक शांतिपूर्ण एवं टिकाऊ भविष्य हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की नवाचार का उपयोग करना, यहाँ पे इसकी थीम है। आसियान भारत ट्रैक एक साइबर नीति वार्ता का आयोजन सिंगापुर में हुआ। कहाँ पे? सिंगापुर में किया गया है इसका पहला, और यह इसका पहला संस्करण था। आसियान भारत का जो आयोजन पहला हुआ कहाँ पे हुआ? सिंगापुर में हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। भारत और ये आसियान भारत ट्रैक एक साइबर नीति का वो पहला आयोजन सिंगापुर में किया गया। साइबर अपराध को नियंत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। साइबर अपराध का जो है नियंत्रित करना इसका प्राथमिक उद्देश्य था, ये ध्यान रखिएगा। और कहाँ पे हुआ? तो सिंगापुर, याद रखेंगे। अगला पॉइंट दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन SCO की जो शासनाध्यक्ष परिषद की 23वीं बैठक इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान में हुआ। ये याद रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जल्दी कुछ होता नहीं है, और हुआ है तो एग्जामिनर का यहाँ पर ध्यान रहेगा। तो संघाई सहयोग संगठन का जो शासनाध्यक्ष परिषद की जो 23वीं बैठक हुई, 23rd जो बैठक हुई इस्लामाबाद में हुई, और भारत की तरफ से केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर जी वहाँ पे चश्मा लगा गए थे। या एकदम मिजाज खुश हो गया था। जैसे वो हेलीकॉप्टर से उतरे तो नॉर्मल चश्मा पहने थे, लेकिन जैसे वहाँ से निकले तो काला चश्मा लगाए और अपना अंदाज में चले गए। लग रहा है कि भाई भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो दवा तो जो जज्बा है तो कायम में ही रहेगा ना दोस्तों, जलवा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको बोलते हैं दोस्तों। इसके द्वारा ऑक्सफोर्ड निर्धारणता एवं मानव विकास पहल के द्वारा जारी किया गया है। कुल 112 देशों में सबसे ज़्यादा गरीब देश यहाँ भारत को दिखाया गया, जिसमें कि 234 मिलियन गरीब हैं। पाकिस्तान में 93 मिलियन, इथियोपिया में 86 मिलियन, इसमें ये दिखाया। सबसे गरीब जो दिखाया गया भारत में दिखाया गया है 234 मिलियन। भारत तुर्की मैत्री संघ का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ। कहाँ पे हुआ? भारत तुर्की मैत्री संघ का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुआ, जिसका उद्घाटन दोनों देश के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए बढ़ावा देने के लिए किया गया। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत के साथ फिल्म उद्योग में साझेदारी करने वाला 17वां देश कोलंबिया है।
कौन सा देश हो गया? दूसरा कोलंबिया। भारत के साथ फिल्म उद्योग में सहयोग करने वाला जो 17वां देश है वो कौन बन गया है? तो 17वां देश कोलंबिया बन गया है। और इससे पूर्व 2023 में ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत के साथ समझौता किया था फिल्म क्षेत्र उद्योग में काम करने के लिए। नॉर्वे ने सोशल मीडिया चलाने की न्यूनतम आयु 13 वर्ष से घटा करके 15 वर्ष कर दी है। यानी कि जब तक 15 वर्ष के बच्चे नहीं हो जाते हैं तब तक सोशल मीडिया चलाना बैन। इंडिया में ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो नॉर्वे ने किया है, ऐसा कदम उठाए हैं। इस उम्र से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया उपयोग करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। जब तक 15 वर्ष नहीं हो जाते हैं तब तक उनको सोशल मीडिया उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसको लागू करने वाला देश कौन सा हो गया? नॉर्वे हो गया है। नेपाल की सीमा नेपाल के नीमा रिंजी 18 वर्ष की उम्र में दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। दुनिया के सबसे 14 जो मुख्य ऊंची चोटियां हैं उसको फतह करने वाली, पार करने वाली पहली लड़की जो बन गई है, पहली महिला बन गई है नीमा रिंजी। मात्र 18 वर्ष की उम्र ये कारनामा करके दिखाई है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, दुनिया की पहली बन गई है नीमा रिंजवी, ठीक है, रिंजी नेपाल की है। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में ब्राज़ील देश ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। और ये इनकार कब किया है दोस्तों? ये जब भारत इनकार कर दिया उसके बाद जो है ब्राज़ील ये इनकार करने वाले दूसरे देश हो गए हैं। पहला देश जो है वो भारत है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम से जो है भारत ने पहले मना किया, उसके बाद जो है अब ब्राज़ील भी मना कर दी है उसके साथ काम करने से, क्योंकि चीन का जो चाल है ना वो कोई नहीं समझ सकता है। इसीलिए उसके साथ काम करने से पहले भारत मना किए और फिर अब ब्राज़ील मना कर दिए। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरिया स्थित सिद्दी अब्देला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय द्वारा राजनीति विज्ञान में मानद और डॉक्टरेट की उपाधि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। याद रखिएगा बस कहाँ से दोस्तों? अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस में एक यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की जो है ना डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। एशियाई विकास बैंक का जो 69वां सदस्य देश बना है वो इजराइल बना है। 69th मेंबर जो बना है एशियाई बैंक का वो कौन बन गया है दोस्तों? एशियाई बैंक का 69th में बन गया इजराइल बन गया है, ध्यान रखेंगे इजराइल। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना पर इजराइल द्वारा किए गए हमलों के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को भारत द्वारा समर्थन दिया गया है। इसमें जो प्रस्तुत किया गया था लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में जो प्रस्तुत किया गया था उसका जो है भारत का समर्थन मिला है, ये अच्छी बात है। अगला देखिए दोस्तों, WHO ने हाल ही में मिस्र को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। किसको? मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिस्र को मलेरिया मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया गया है। 2024 में काबो वर्ड देश के बाद मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला मिस्र दूसरा देश बन गया, ठीक है। पहला जो है वो कार्बो वर्डे देश है, उसके बाद मिस्र को फिर से घोषित किया गया है, मतलब दूसरा देश है। पहला कार्बो वर्ड देश हो जाएगा मलेरिया मुक्त और दूसरा मिस्र हो गया। ब्राज़ील के बालनेरिया कैम्बोरियू शहर में 1670 फीट ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा रेसिडेंशियल टावर बनाए गए हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेसिडेंशियल टावर बनाए जाने की घोषणा की गई है। इस टावर का नाम ब्राज़ील के महान फार्मूला 1 चालक आल्टरसन सेना के नाम पर सेना टावर रखा गया, ठीक है, सेना टावर रखा गया है। ये ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेसिडेंशियल टावर, रेसिडेंशियल मतलब जहाँ के लोग रह सकें। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ MOU पर साइन किया है? तो उज्बेकिस्तान यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उज्बेकिस्तान के साथ भारत ने ये साइन किया है। किस देश ने श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया है? तो फिजी है, ठीक है, फिजी। अगला कुछ टॉपिक देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है, किस देश की सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क उपचार कैंसर देगी? तो ये नेपाल,
नेपाल वो देश है जिसने ये घोषणा किया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी। अक्टूबर 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का मुख्यालय जो फ्रांस पेरिस हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। विश्व चिड़ियाघर और एक्वेरियम संघ ने अफ्रीकी हाथी संकर के कल्याण संबंधी चिंताओं के कारण दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की सदस्यता रद्द कर दी है। निलंबन का कारण क्या देखा गया है, तो हाथी का बिना किसी साथी के अकेले रहना तथा जंजीरों में बांध कर रखना, इन 2 कारणों की वजह से जो दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है उसकी सदस्यता को निलंबित कर दिया गया है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, ब्रिटेन मिडलैंड्स स्थित अंतिम कोयला विद्युत संयंत्र यूनियन के रैटलिम्फ ऑन शोर को बंद करने के साथ कोयला आधारित बिजली उत्पादन को समाप्त करने वाला पहला G7 देश बन गया है। यानी कोयला से बिजली उत्पादन करने का जो प्रचलन है अब खत्म हो गया है, ये अब यहाँ नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा करने वाला जो पहला देश बन गया है वो जो कौन बन गया है, वो ब्रिटेन बन गया है। दोस्तों चर्चा में रहा शब्द हिबाकुश का संबंध किससे है, तो हिबाकुश का संबंध जापान में हिरोशिमा तथा नागासाकी पर 1945 में हुए परमाणु हमले के बाद बचे जीवित लोगों से हैं। 1945 में याद होगा साथियों, 9 अगस्त और 6 अगस्त को अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे 2 परमाणु बम गिराए गए थे। तो उसमें जो बचे लोग थे उसका संबंध हिबाकुशा से बताया गया है। गौरव तलब है कि 2024 का ग्लोबल शांति पुरस्कार नियोन हिंडाक्यू को दिया गया, जो 1956 में हिबाकुशा द्वारा संगठित एक संगठन है और यह विश्व भर में परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए प्रयास करता है। दुबई के एक्सपो सिटी में भारतीय विदेश व्यापार संगठन IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर खोलने का घोषणा किया है। कहाँ पर दोस्तों, दुबई के एक्सपो सिटी में भारतीय विदेश व्यापार संगठन ने अपना पहला विदेश परिसर खोलने की घोषणा की। याद रखिएगा, दुबई याद रखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों नेशनल इंटरनेशनल के बाद दोस्तों अब जो महत्वपूर्ण जीके है वो है अब बिहार का। बिहार में देखिए 2024 में क्या घटना हुई है। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 किया गया था बिहार में अक्टूबर महीना में। तो 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक बिहार की राजगीर में आयोजित किया गया क्या चीज़, ये दोस्तों महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। शुभंकर इसका रखा गया गुड़िया, याद रखिएगा शुभंकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का जो शुभंकर है वो गुड़िया है। लोगों में बोधि वृक्ष को दर्शाया गया है, लोगो जो है बोधि वृक्ष है, शुभंकर इसका गुड़िया है। और महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फील्ड हॉकी प्रतियोगिता है जिसमें एशियाई महासंघ के सदस्य संघ की 6 शीर्ष जो महिला राष्ट्रीय टीम है जो होती है, 6 टॉप जो टीमें होती है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। और वो जो टीम है दोस्तों, मुख्य बात इसका क्या है, इस टूर्नामेंट में एशिया के सर्वश्रेष्ठ 6 महिला राष्ट्रीय टीम शामिल हैं, जिसमें दक्षिणी कोरिया ने सबसे अधिक खिताब जीते हैं। उसने 3 बार जो एशिया महिला चैंपियंस ट्रॉफी है वो सबसे अधिक जीतने वाली टीम है दक्षिणी कोरिया, ठीक है। और भारत और जापान जो है इसको 2-2 बार जीता हुआ है, ठीक है। तो इसका जो कार्यक्रम जो हुआ, ये जो खेल हुआ कहाँ पे हुआ, तो बिहार की राजगीर में ये खेल हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शास्त्रीय भाषा मैथिली की मांग, शास्त्रीय भाषा मैथिली की मांग हो रही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे भाषाएं हैं जिसको 2024 में भी शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है। हाल ही में बिहार में जनता दल यूनाइटेड पार्टी ने औपचारिक रूप से भारत सरकार से मैथिली को शास्त्रीय भाषा की दर्जा देने की मांग रखी है, क्योंकि इस श्रेणी में कई अन्य भाषाओं को शामिल किया गया है। मुख्य बिंदु इसको देखिए, मान्यता प्राप्त भाषाएं जैसे केंद्र सरकार ने हाल ही में मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया सहित कई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है।
इससे पहले तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिशा जैसी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। तो भारत में कुल 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कितना नंबर याद रखिएगा, भारत में कुल 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इनमें से वो 11 भाषा कौन कौन है और उसकी मान्यता कब मिली है ये आपको बताते हैं। देखिए, तो सबसे पहले दोस्तों तमिल को यहाँ पे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला 2004 में, फिर संस्कृत को 2005 में मिला, फिर तेलुगु को और कन्नड़ को 2008 में, फिर 2013 में मलयालम और 2014 में ओडिशा। और उसके बाद दोस्तों 5 जो भाषा है जिसमें मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया, ये सब भाषा को 2024 में जो है शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हो गया। तो इसीलिए बिहार सरकार की भी ये मांग है कि जो मैथिली है, मैथिली भाषा को भी जो है वो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करे। ये बिहार सरकार की मांग है, लेकिन अभी भी भारत सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि जो मैथिली भाषा है उसको भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। और दोस्तों आज की क्लास का आखिरी टॉपिक रसेल वाइपर जो है, रसेल वाइपर दबोया सांप। ये जो सांप है दोस्तों बहुत ही विषैला सांप है, भारत के सबसे खतरनाक सांपों में से एक। इसका जहर हेमोटॉक्सिक होता है, जिससे आंतरिक रक्तस्राव, मांसपेशियों को नुकसान और गुर्दे की विफलता हो सकती है। यदि उपचार न किया जाए तो इस सांप के काटने से मृत्यु भी हो सकती है तथा इसके लक्षण गंभीर दर्द, सूजन, रक्तस्राव हो सकते हैं। हाल ही में बिहार में एक व्यक्ति ने सभी को चौंका दिया। कब? जब वो अस्पताल में उस खतरनाक सांप रसेल वाइपर के साथ आया जिसने उसको काट लिया था। यानी कि जो बिहार में है दोस्तों ना, ये रसेल वाइपर सांप है, ये देखा गया। तो याद रखिए, लास्ट टाइम कोई बोले कि रसेल वाइपर सांप किस राज्य में देखा गया, तो बिहार में देखा गया है। एक मरीज को काट लिया था और वो हॉस्पिटल में पहुंचे थे और वो इस तरह केस दर्ज करवाए थे। दोस्तों इस प्रकार से बिहार में जितने इंडिया में नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार, इन सब में जितने भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस बनने वाले थे अक्टूबर 2024 के माध्यम से, वो सारे मैंने आपके बीच में प्रस्तुत किए थे। क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छे हैं, जो इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। दोस्तों यदि इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पंकज इन्फोटेप या तो स्कैन कर लीजिए या फिर सर्च कीजिएगा पंकज इन्फोटेप, तो आपको भी ये चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से PDF आपको डाउनलोड करके रिवीजन करना है, आपकी जो स्टडी बेहतर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।